हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे और इसके आगे जो दो कंपनी है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में भी देखेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में हम पुर्तगाली और डच के बारे में देख चुके थे, तो आइए इस वीडियो में हम तीन जो कंपनियाँ बची हुई हैं अभी उसके बारे में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि भारत पे शासन की पूरे 250-300 साल तक। तो क्या आपको ये अचंभित नहीं लगती ये बात? लेकिन इसका प्रारंभिक इतिहास क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे। चूँकि आपको आधुनिक भारत के इतिहास में पूरा इतिहास केवल इंग्लिशों के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है। अतः आपको ब्रिटिश के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम तीन भागों में बांट के देखेंगे। सबसे पहला उनका गठन कैसे हुआ और उनकी ढांचा कैसी थी, मतलब रूप कैसा था उनका। और जो दूसरा पार्ट में हम देखेंगे कि उनका भारत में जो शक्तियाँ थी उनसे कैसा संबंध रहा। और तीसरे पार्ट में देखेंगे कि वो भारत से व्यापार किस चीज़ का करते थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन एवं ढांचा। गठन का मतलब होता है उनका इस्टेब्लिशमेंट और ढांचा का मतलब होता है उनका रूप कैसा था, ठीक है। तो देखिए, कंपनी का गठन एलिजाबेथ प्रथम के काल में 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इसे भारत से व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया गया, ठीक है, एकाधिकार दिया गया। इसका प्रारंभिक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट था। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट था। ईस्ट का मतलब यहाँ से भारत से है, जो कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये फेमस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे गठन के बारे में बताया जा रहा है कि जो एलिजाबेथ थी उन्हीं के शासनकाल में इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और 1600 ईस्वी में ये जब भारत में अकबर का शासनकाल था तब इस कंपनी का गठन हुआ था, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसका ढांचा कैसा था, अर्थात इसका रूप कैसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि शेयरधारकों से मिलकर बनी हुई थी। और इन शेयरधारकों को COP अर्थात कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कहा जाता था। आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलिजाबेथ थी, जो वहाँ की प्रिंस थी, वो भी इस कंपनी की एक शेयरधारक ही थी। जो कि भारत में होता है ना शेयर मार्केट, कुछ लोग, कई लोग मिलके एक मार्केट बनाते हैं और उसमें कई लोग से अपना अपना पैसा वो लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एलिजाबेथ भी इसकी एक शेयर धारक थी। तो इसके मालिकों ने इसे चलाने के लिए 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी। इसमें 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जिसका सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता था। अब देखिए, एक गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर होगा और 22 सदस्य होंगे इसको चलाने के लिए। गवर्नर को युद्ध, संधि और विस्तार का अधिकार दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यह एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें एलिजाबेथ जो वहाँ की प्रिंसेस थी वो भी इसकी एक शेयरधारक थी। जो इसके शेयरधारक होते थे उनको COP अर्थात कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कहा जाता था। इनके मालिकों ने इसको चलाने के लिए 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो था गवर्नर, ठीक है। एक गवर्नर था, एक डिप्टी गवर्नर था और 22 जो है वो सदस्य थे, मेंबर्स थे, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, चूँकि जब अंग्रेज का इतिहास हमको पढ़ना है 250-300 साल तक, तो इसके पहले हम भारत में शक्तियों के साथ इनका कैसा संबंध रहा स्टार्टिंग में, उसको हमको जानना बेहद ज़रूरी है। तो एक ब्रीफ में हम आपको बताते हैं कि भारत में जो उस समय के शासक थे, जैसे अंग्रेज़ों के साथ जब अंग्रेज जब आए थे तो उस समय भारत में जहांगीर का शासक था, उसके बाद शाहजहाँ का, उसके बाद औरंगजेब का। मुख्य रूप से आपको तीन लोगों का शासनकाल के बारे में पढ़ना है, जो कि मैं आपको ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। देखिए, जहांगीर के बारे में अब हम देख लेते हैं एक बार। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में हुआ था। मैंने आपको बताया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, लेकिन ये आए 1608 ईस्वी में। सर्वप्रथम ये सूरत में उतरे थे और कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कप्तान हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जिसको कहा जाता है,
वो आगरा में जहांगीर से मुलाकात करने के लिए आया। तो ये सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे? सूरत में आए थे। 1608 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था और ये इनका जो एक प्रतिनिधि के रूप में एक कैप्टन हॉकिंस नामक व्यक्ति आगरा आया जहांगीर से मिलने। आगरा क्यों आया? क्योंकि उस समय मुगल की राजधानी आगरा थी। जहांगीर ने उसका स्वागत किया और 400 मनसब प्रदान किया। मनसब एक पद होता था। 400 का इसको मनसब प्रदान किया, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण सूरत में फैक्ट्री स्थापित की अनुमति नहीं दी। चूँकि इसके पहले पुर्तगाली आ चुके थे और जब पुर्तगाली आ चुके थे इसी की वजह से जो जहांगीर था वो उनके दबाव में था और अंग्रेज़ों को वहाँ पे सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति नहीं दी। ये लोग सूरत में ही फैक्ट्री अपना लगाना चाहते थे, लेकिन जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। तब उन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री मूसलीपट्टनम, जो कि गोलकुंडा राज्य में था, वहाँ पे लगाई थी। ठीक है। ये जो कैप्टन हॉकिंस है, इसके संबंध में एक कहावत है कि जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स था जो कि इंग्लिश बोलने वाले थे सब। तो लेकिन जब ये भारत जहांगीर से मिलने आया आगरा में, तो इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। तो जहांगीर इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ, इसीलिए इसको मनसब भी प्रदान किया। बहुत अधिक प्रभावित हुआ और इसीलिए इसको एक उपाधि दी इंग्लिश खां की। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में यानी कि गोलकुंडा राज्य में लगाया। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो गोलकुंडा राज्य के मूसलीपट्टनम में लगी थी, जो कि 1611 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत को फैक्ट्री स्थापना की अनुमति दे दी। अब ऐसा क्या हुआ कि सूरत जहांगीर ने अनुमति दे दी तो क्या होता है कि पुर्तगालियों का जो दबदबा है वो बनते चला जाता है। ठीक है। तो जहांगीर सोचता है कि अगर मैंने इसको इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये राज्य में भी हस्तक्षेप करने लगेंगे। तो इसने कंपटीशन के रूप में इंग्लिश को भी वहाँ पे फैक्ट्री खड़ा करने की अनुमति दे दी। ठीक है। अब देखिए 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो का आगमन हुआ, जिससे मुगल संबंध मजबूत हुआ। वहाँ से चूँकि 1615 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी रहती है और उस समय जो शासक था वो जेम्स प्रथम था। तो उसके राजदूत के रूप में एक राजदूत आता है जिसका नाम था सर टॉमस रो, और जब वो भारत आता है तो मुगलों के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा बनता है। अर्थात आप देखेंगे तो जहांगीर के समय अंग्रेज़ों का जो बढ़ोतरी है वो होता गया। चूँकि ये इनिशियल रूप था, उतना अधिक नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत रही इन लोगों की। तो जहांगीर के साथ इनका संबंध अच्छा था। अब हम देखते हैं शाहजहां, जो कि जहांगीर का लड़का था, उसके साथ कैसा संबंध था। तो शाहजहां के पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। देखिएगा, चूँकि जब शाहजहां जब राजकुमार था, जहांगीर उसके पिता के दरबार में जब राजकुमार था, तो पुर्तगाली इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे सब, इसको बहुत ही छोटा समझते थे सब। तो जब ये राजा बना शाहजहां, वहाँ का मुगल जब बादशाह बना, तो इसने पुर्तगालियों से नफरत स्टार्ट कर दी। ठीक है। शाहजहां के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है। जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला। आप जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो शाहजहां का दुश्मन पुर्तगाली और पुर्तगालियों के दुश्मन अंग्रेज़। तो अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो शाहजहां और अंग्रेज़ों की दोस्ती पक्की थी। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला और इसी वजह से वो लोग पूर्वी तट पे अनेक फैक्ट्रियाँ स्थापित कर पाए शाहजहां के काल में। जैसे हरिहरपुर में, जो कि बंगाल में था, बालासोर जो कि उड़ीसा में है, पटना में, हुगली में, कासिम बाज़ार में, इन सब जगहों पे इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। शाह शुजा, जो कि शाहजहां का बंगाल का गवर्नर था, उसने 300 वार्षिक पाउंड के बदले कंपनी को 1 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दे दी। 300 रुपये आप वार्षिक दीजिए और 1 वर्ष के लिए आप चुंगी मुक्त व्यापार कीजिए। चुंगी मतलब होता है कर। ठीक है। तो आप देखेंगे पुर्तगालियों से अच्छे संबंध न रहने की वजह से अंग्रेज़ों से शाहजहां के अच्छे संबंध थे, अतः इनका भी संबंध अंग्रेज़ों से अच्छा खासा था। ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। बात करें अगर औरंगज़ेब की, तो औरंगज़ेब का जो संबंध था कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो 1690 से पहले तक तो अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद से संबंध जो है सुधरता चला गया। जैसे औरंगज़ेब को ये शिकायत मिली कि कंपनी जो है वो भारतीय व्यापारियों को परेशान करती है, और 1688 में
इसने इनकी फैक्ट्रियाँ सीज करने और भगा देने का फरमान जारी कर दिया। अब देखिए, जब औरंगज़ेब को पता चला कि ये कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली, ये भारत के व्यापारियों को परेशान कर रही है, तो इसकी वजह से इसने क्या किया, उनको सीज करने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे क्षमा याचना मांगी और बाद में जुर्माना देकर उनको फिर से कंपनी वहाँ पे रहने की इजाज़त मिल गई। तो औरंगज़ेब जो था वो 1688 ईस्वी में इसने फैक्ट्री को सीज करने की फरमान जारी किया था। लेकिन 1690 से एक बार धीरे धीरे संबंध सुधरे। 1698 ईस्वी में आप देखेंगे तो आजिम उस शान, जो कि औरंगज़ेब का बंगाल में गवर्नर था, उसने कंपनी को सूतानाती, गोविंदपुर, कोलिकाता, ये 3 जगह सूतानाती, गोविंदपुर और कोलिकाता नामक स्थानों की जमींदारी प्रदान कर दी। आप यहाँ पे देखेंगे कि अंग्रेज़ों को यहीं से भारत की राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश मिल रहा है, ठीक है। और जब जमींदारी प्रदान हो गई तो वहाँ के जो राजस्व जो होंगे वही वसूलेंगे, अर्थात इनका जो राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश अब हो गया। और इन्हीं क्षेत्रों का वो 1700 ईस्वी में ये किलाबंदी करवा लेते हैं। किलाबंदी का मतलब होता है उसको घेरवा लेना, ठीक है, चूँकि जो उसमें क्रियाकलाप हो रही हैं वो बाहर के लोगों को न दिख पाए। और जो फोर्ट विलियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आप फोर्ट विलियम का नाम सुनते होंगे बंगाल में, तो फोर्ट विलियम का नाम उसको दिया गया। इसी स्थान से आगे चल के भारत में ब्रिटिश सत्ता का क्या हुआ, विस्तार होता है। और जो फोर्ट विलियम का प्रथम उच्चाधिकारी था वो था जॉब चरनॉक, ठीक है, जॉब चरनॉक। तो मैंने आपको मुग़ल बादशाहों के 3 बादशाहों के बारे में बताया आपको, ठीक है, जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में। इन तीनों का कंपनी के साथ कैसा संबंध था इसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन एक फ़र्रुख खसीयर का फरमान, जो कि आपको आगे चल के पढ़ना है, प्लासी के युद्ध में मुख्य कारण बना था। तो ये फ़र्रुख खसीयर का फरमान क्या था, मैं चाहता हूँ आपको यहीं भी बता दूँ, चूँकि कंपनी को ये लाभ पहले ही मिला था। तो फ़र्रुख खसीयर जो कि 1113 से 1118 तक भारत का, 11 नहीं 17 है यहाँ पे, 1713 से 1718, ये 17 है, आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। 1713 से 1718 तक भारत में ये शासक रहा था, मुग़ल बादशाह रहा था। जब 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो सारे अयोग्य शासक ही आते हैं, उसी में से ये भी एक था, ठीक है। तो 1717 में एक अंग्रेज़ी दूत मंडल जिसका प्रमुख जॉन सरमन था, फ़र्रुख खसीयर से मिलने आया 1717 में। इस दल के एक डॉक्टर थे हैमिल्टन, इसी दल में जो दल मिलने आया था उसमें एक डॉक्टर थे हैमिल्टन। उसने बादशाह की एक गंभीर बीमारी का इलाज कर दिया था, ठीक है। और जब इलाज कर दिया तो यहाँ के जो शासक थे, जो बादशाह था फ़र्रुख खसीयर, उसने बहुत सारी रियायतें प्रदान की। इसी को फ़र्रुख खसीयर का फरमान कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ पकड़िएगा कि भारत के बादशाह ऐसे थे कि छोटी छोटी चीज़ों पे इतनी अधिक चीज़ें दे देते थे जो कि आगे चल के उन्हीं के लिए खतरा बन जाता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी उतना मत दो कि वो आपकी वजह से आगे चल के आप ही को उंगली दिखा सके, ठीक है। तो इतिहास आप देखेंगे तो एक पूरी तरह सीख से भरी हुई है। हर जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज मिलता ही मिलता है, और आधुनिक भारत में तो और अधिक मैसेज मिलता है। तो ये था फ़र्रुख खसीयर का फरमान। क्या इसमें मुख्य बिंदु थे इसके बारे में देख लेते हैं। 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। दस्तक, जो कि दस्तक किसको कहते हैं, अगर आपके पास दस्तक है तो आपको कहीं भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फ्री पास के रूप में वो अधिकार रहेगा। आप केवल 3000 रुपये वार्षिक 3000 रुपये वार्षिक कर दे दीजिए, उसके बाद आप पूरा 1 साल तक व्यापार कीजिए। कंपनी के, ये दस्तक किसको दिया जाता था, कंपनी के सदस्यों को दिया जाता था, ठीक है। कंपनी के बम्बई टकसाल के सिक्कों को मुग़ल भारत में चलाने की अनुमति प्रदान की, मतलब उनके जो सिक्के थे वो यहाँ पे चलाने की अनुमति फ़र्रुख खसीयर ने दे दी। उपरोक्त सहूलियतों को कंपनी ने अपने लिए मैग्ना कार्टा कहा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो फ़र्रुख खसीयर का जो फरमान जारी हुआ था उसी को कंपनी वालों ने मैग्ना कार्टा का नाम दिया। अब मैंने आपको मुग़ल शासकों और कंपनी के संबंधों के बीच के बारे में बता दिया। अब देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में जो गोलकुंडा था उसके बारे में क्या कुछ बातें कही गई हैं। तो गोलकुंडा एवं कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री मैंने आपको बताया था कि गोलकुंडा राज्य में ही लगा था, जो कि मुसलीपट्टनम में लगा था, गोलकुंडा राज्य में, ठीक है। जब सूरत में कंपनी स्थापित नहीं करने दिया गया अंग्रेज़ों को, तो ये मुसलीपट्टनम में ये अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने 500
सोने का सिक्के के बदले अपने राज्य में कंपनी को चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दी। चुंगी मुक्त व्यापार क्या होता है, मतलब कर फ्री, टैक्स फ्री जो होता है उसका अधिकार दिया। तो जो गोलकुंडा का शासक था वो 500 सोने के सिक्के के बदले में राज्य में चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, तो ये थे कुछ गोलकुंडा से संबंध कंपनी के, ये भी अच्छे ही रहे। तो कंपनी का प्रारंभिक जो इनिशियल रूप था वो काफ़ी अच्छा रहा। इसी की वजह से कंपनी का जो नींव था वो मजबूत रह सका और इसी पे मकान बनते चला गया उन लोगों का भारत में शासन करने के रूप में। अब देखते हैं भारत में कौन कौन सी चीज़ें उन लोगों ने व्यापार किया। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या क्या हुआ, तो आप आयात देखेंगे, अर्थात जब एक्सपोर्ट आप देखेंगे तो सोना चांदी, पारा, शराब, तेल, ये सारी चीज़ें वो लोग आयात करते थे। निर्यात के रूप में आप देखेंगे तो सूती वस्त्र, निर्यात का मतलब होता है यहाँ से भारत से लेके वो अपने देश में जाते थे। सूती वस्त्र, मसाले, रेशमी वस्त्र, चीनी, अफीम, सोरा, हाथी के दांत वस्तुएँ, हाथी के दांत से जो वस्तुएँ बनती थी वो सारी चीज़ें, और मोती इत्यादि, इन सब चीज़ों का वो निर्यात करते थे। आप देखेंगे कि सूती वस्त्र, मसाले, रेशमी वस्त्र, ये सारी चीज़ें तो जो भी आता था भारत में सब लेके जाते थे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, यहाँ पे इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, आयात के रूप में वो लोग सोना चांदी लाते थे। इसीलिए भारत को गोल्डन वर्ल्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो वस्तुएं थीं उसको खरीदने के लिए लोग सोने चांदी का बहुत अधिक यूज करते थे। ठीक है, सोना चांदी देते थे और वस्तुएं लेके जाते थे। तो सोना चांदी भारत में इतना अधिक था, इसकी वजह से भी भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। लेकिन एक ही रीज़न नहीं है सोने की चिड़िया कहने का, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे भारत जो है एक बहुत समृद्धशाली देश था, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी नदियों की वजह से जो दोआब बनते हैं उसकी वजह से कृषि क्षेत्र में हम लोगों का बहुत अधिक वर्चस्व था। इसकी वजह से भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। खैर ये अलग टॉपिक है। तो ये आयात निर्यात के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये था पूरे रूप से आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में इनिशियल रूप में ये कैसे सर्वाइव किए इसके बारे में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन के रूप में। अब दो कंपनियां और बची हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। पहली कंपनी है डेनिश अर्थात डेनमार्क। इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम डेन ईस्ट इंडिया कंपनी था। भारत में इसकी जो प्रथम फैक्ट्री थी वो थी त्रैम्बकोर, ये है लैम्बकोर, तमिलनाडु में इसकी पहली फैक्ट्री लगी थी 1620 ईस्वी में। लैम्बकोर है ये। ठीक है, भारत में कंपनी की इसकी जो मुख्य फैक्ट्रियाँ थीं वो थी लैम्बकोर, मछलीपट्टनम, कासिम बाजार, श्रीरामपुर बंगाल में है। अभी आप देखेंगे आगे चल के यहाँ पे कि डेन कंपनी ने भारत में ईसाई मिशनरी शिक्षा, जो इस समय आप देखते हैं बहुत सारे कॉलेज, सेंट मैरीज कॉलेज, मतलब जितने भी ईसाइयों के कॉलेज हैं, सेंट पैट्रिक्स, ये बहुत सारे जितने भी ईसाई कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो सारे जो है वो डेन कंपनियों की देन है। तो ये ईसाई मिशनरी शिक्षा को विशेष रूप से इन लोगों ने बढ़ावा दिया, विशेषतः श्रीरामपुर में, जो कि बंगाल में था। मैंने आपको यहाँ पे बताया श्रीरामपुर कहाँ पे है, बंगाल में है। ठीक है, डेन कंपनी की जो मुख्य गतिविधियाँ थी वो दक्षिण पूर्वी एशिया थी। इन्होंने भारत पे बहुत अधिक फोकस नहीं किया, ये पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना फोकस करते थे। उसमें जैसे आपका भारत के अगल बगल जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप में जितने देश आते हैं उन सब पे इन लोगों ने नज़र अपना डाला। ठीक है, उस पर मुख्य फोकस इन लोगों ने रखा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी डेनिश कंपनी के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब नेक्स्ट जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका गठन और ढांचा देखेंगे तो इनका गठन अर्थात इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लुई 14 के काल में उसके वित्त मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में किया गया था, जिसे कंपनी द इंडे ओरियंताले कहा गया। इस कंपनी का क्या नाम था? कंपनी द इंडे ओरियंताले। ठीक है, 1664 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। और आप देखेंगे तो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे तो वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसमें वहाँ की महारानी भी शेयरधारक के रूप में थी, लेकिन ये एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांस के सरकार ने इस कंपनी का गठन किया था अपने पैसे से। तो एक सरकारी कंपनी थी जिसका एक गवर्नर होता था और 4 अन्य सदस्य होते थे। गवर्नर सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है, ये एक रीज़न रहा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन में। ठीक है, क्योंकि अगर ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी, अगर ये भी एक प्राइवेट कंपनी होती तो हो सकता है कि भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कुछ अलग होता, क्योंकि तब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर दे पाती और किसका राज चलता, ये
युद्ध डिसाइड करता। ठीक है, तो ऐसा हो सकता था कि भारत में फ्रांसीसियों का राज चलता। मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध हुए उनमें मुख्य हार की वजह क्या थी फ्रांसीसियों की। तो देखिए यहाँ पे जो मुख्य गवर्नर था कौन था, अधिकारी जो सबसे बड़ा था वो था गवर्नर, जो युद्ध संधि और विस्तार में उसके पास अधिकार थे। भारत में फ्रांसीसियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो 1661 ईस्वी में कहाँ पे, सूरत में स्थापित की गई थी। सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में 1616 ईस्वी में। आप एक बात गौर कीजिएगा, सारी कंपनियां सूरत में क्यों लग रही हैं, सूरत में क्यों लग रही हैं, क्योंकि जब आप देखिए यहाँ पे आप गुजरात के पास यहाँ पे आप सूरत पाएंगे, तो यहाँ पे चूँकि जब भारत में जब व्यापार करने के लिए आते थे समुद्री मार्ग से, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बंदरगाह था, तो यहीं पे उतरते थे। तो यहाँ पे जो पाते थे लोग सूरत, यहीं पे चाहते थे कि इनकी कंपनी हो जाए। यहाँ से क्या क्या आसान रहती है उनके लिए चीज़ें, जब यहाँ पे कंपनी रहेगी तो व्यापार करके तुरंत यहाँ से नाव में बैठ के चले जाते थे सब यूरोप। ठीक है, और चूँकि इनको आने जाने में सुलभता मिलती, इसीलिए ये लोग सूरत में चाहते थे कि उनकी फैक्ट्री हो। उसके बाद 1669 ईस्वी में इन लोगों ने गोलकुंडा में, जो कि मुसलिपट्टनम में था, वहाँ पर उन लोगों ने अपनी कंपनी स्थापित की। तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और ढांचा हो गया। कुछ और चीज़ें जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे 1673 ईस्वी में पुद्दुचेरी में फैक्ट्री की स्थापना हुई, यही बाद में चल के पांडिचेरी के रूप में विकसित हुआ 1673 में। बंगाल में कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो चंदर नगर में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रांसीसी कंपनी का जो बंगाल में प्रथम फैक्ट्री थी वो था चंदर नगर में। ठीक है, चंदर नगर में। महत्वपूर्ण गवर्नर कौन कौन से हुए, लीनो हुआ, ड्यूमो हुआ और ड्यूप्ले हुआ। ड्यूप्ले के बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा जब मैं आपको कर्नाटक वॉर पढ़ाऊंगा, उसमें इसका बहुत अहम रोल था। तो यही था, ये पांचों कंपनियां जो कि क्रम से आपको याद रखना है, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिशर्स, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। तो ये पांचों कंपनियों के बारे में मैंने आपको आज बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स का विस्तार होता है और कर्नाटक युद्ध के बारे में भी देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।